गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने कल की क्लास में हमें पढ़ा था सेंटर ऑफ मास, और हमने देखा था हमने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन से आगे हमने उसकी वेलोसिटी पे बात की थी, और वेलोसिटी के बाद हमने उसके एक्सीलरेशन पे भी हमने बात किया था, है ना। तो हमने देखा था कि जब एक सिस्टम में मल्टीपल पार्टिकल शामिल हो तो सभी का एक वेलोसिटी हो सकता है और सभी की एक अपनी एक्सीलरेशन हो सकती है। तो जैसे सबका पोजीशन होता है वैसे सबका एक सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मास होता है, और सेंटर ऑफ मास भी एक वेलोसिटी और एक एक्सीलरेशन से मूव कर रहा होता है। तो हमने कल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कल देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं उन सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, है ना। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास, हमने पहले कल क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर कोई सिस्टम है जिसमें मल्टीपल पार्टिकल है, अगर उस पर नेट फोर्स जीरो है तो उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा। उसका एक्सीलरेशन के जीरो होने का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास या तो एक फिक्स वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, या तो फिर वो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब वो स्टेशनरी होगा। इसका मतलब दोनों ही कंडीशन में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। कल हमने यहाँ तक देखा था, है ना। तो उसी जो लाइन है हमने लिखी है उन्हीं लाइन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करते हैं, तो आपको उन लाइनों का मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो हम एक पहला क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, ये है एक प्लेटफॉर्म। ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म में दो आदमी खड़े हैं। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 10 मीटर, है ना। प्लेटफॉर्म की लंबाई 10 मीटर बोलने का मतलब ये है कि दोनों पर्सन ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों पर्सन ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर। अगर मैं बोलूँ कि ए का मास है 50 किलोग्राम, बी का मास भी है 50 किलोग्राम, अगर दोनों का ही मास सेम है, दोनों का मास सेम है, और ये दोनों एक दूसरे की ओर मूव करें, एक दूसरे की मूव करें, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। पहले ये देखते हैं कि बिफोर मूविंग, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं क्वेश्चन को स्टेटमेंट फॉर्म में, इन दिस डायग्राम both the person A and B are starts moving to each other. So find out the change. So find out the change in the position of center of mass. In the position of center, CM का मतलब सेंटर ऑफ मास, है ना। तो हमको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में चेंज बताना है। चेंज मतलब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पहले कहाँ था और अभी कहाँ पे होगा, है ना। तो हमको ये चीज बताने हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन दिस डायग्राम बोथ द पर्सन ए एंड बी आर स्टार्ट्स मूविंग टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे की ओर ये मूव करना स्टार्ट करते हैं। और आपको पूछा जा रहा है कि जब ये मूव करना स्टार्ट करेंगे तो क्या इनका सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा, या मतलब सेंटर ऑफ मास अगर मूव करेगा तो क्या इनकी पोजीशन बदलेगी, और अगर बदलेगी तो नया पोजीशन कहाँ होगा, है ना। ये पूछ रहा है आपको। तो पहले तो सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो अगर ये 50 किलोग्राम है, ये भी 50 किलोग्राम है, अगर दो मास के टुकड़े हैं, दोनों का मास 50 किलोग्राम है, इनके बीच का डिस्टेंस 10 है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था स्पेशल केस में, सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल, उसमें हमने देखा था सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आप निकाल सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास अगर इसमें निकालें तो सेंटर ऑफ मास यहीं बीच में आएगा, कहीं पे यहाँ कहाँ आएगा, बीच में आएगा। ये होगा इसका सेंटर ऑफ मास।
सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, कैसे निकालेंगे? आप निकाल सकते हैं। हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या फार्मूला पढ़ा था हमने पढ़ा था, यहाँ लिखते हैं R1 = M2D अपॉन M1 + M2। M2 का वैल्यू कितना है? अगर R1 आप यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को अगर R1 माने, इसकी डिस्टेंस को अगर आप R2 माने, तो आप पाएंगे R1 की वैल्यू निकलेगी M2D अपॉन M1 + M2 से। R1 अगर ये है, इसका डिस्टेंस है, तो M2 कौन होगा? M2 इसका मास होगा, तो मास है 50D। टोटल डिस्टेंस कितना है इनके बीच का? इसके टोटल डिस्टेंस इसके बीच का है 10। लिखेंगे 10 अपॉन M1 + M2, 50 + 50। आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा आपका 500 अपॉन 100। तो आंसर आया आपका 5 मीटर के बराबर। मतलब R1 की वैल्यू कितनी आ गई आपका? 5। अब अगर R1 की वैल्यू 5 है तो R2 कितना होगा? R2 भी होगा 5। R2 भी होगा 5। क्यों 5 होगा? 5 सिंस R1 + R2 की वैल्यू 10 है। तो अगर एक वैल्यू 5 है तो दूसरा वैल्यू 5 होगा। मतलब इनका सेंटर ऑफ मास बीच में है। कहाँ पे? इनका सेंटर ऑफ मास बीच में है। अब ये दोनों एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं। ओके, तो अब क्या हो रहा है? अब ये दोनों एक दूसरे की मूव कर रहे हैं। तो मूव करने से क्या होगा? क्या मूव करने से इनका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज हो जाएगा? मतलब यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा, या यहाँ से उठ के इधर चला जाएगा। तो कहाँ जाएगा? तो देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक सिस्टम मान ली, इसको, ये अलग बॉडी है, अलग बॉडी है, अगर आप इसको एक सिस्टम मान ले, क्या मान ले? एक सिस्टम। इसको एक सिस्टम मान ले, इसको मान ले आप एक सिस्टम। जो ये डॉटेड लाइन है, इसको आप मान लीजिए एक सिस्टम। और अगर ये सिस्टम है तो सिस्टम पे आप ये देखें आप कि सिस्टम पे लगने वाले जो टोटल फोर्स हैं, सिस्टम पे लगने वाले टोटल फोर्स कितने हैं किसी एक डायरेक्शन में। तो मैं अगर पूछूं, मैं क्या सिस्टम पे समीशन, इसका मतलब होता है समीशन। इसका मतलब क्या होता है? समीशन। समीशन मतलब सम, योग। समीशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इन एक्स डायरेक्शन। मतलब मैं पूछूं आपको, एक्स डायरेक्शन क्या होगा? इसको बोलेंगे एक्स डायरेक्शन, इसको बोलेंगे एक्स डायरेक्शन, इसको बोलेंगे वाई डायरेक्शन। तो ये एक्स डायरेक्शन। तो एक्स, इस पूरे सिस्टम पे क्या एक्स डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स लग रहा है? एक्स डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स लग रहा है? तो आप देखेंगे कि सिस्टम पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये सिस्टम दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, ये सिस्टम दोनों ही एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इधर हमने EXT, एक्सटर्नल फोर्स। तो कभी भी किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो उसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती। मतलब सेंटर ऑफ मास जहां आपको अभी दिख रहा है वहीं रहेगा। तो सेंटर ऑफ, अगर इसकी वैल्यू 0 है, देन वी कैन से दैट द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। डेल का मतलब क्या होगा? चेंज। तो इसको बोलेंगे चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि ये एक्स है, इन एक्स डायरेक्शन विल बी 0। मतलब डेल एक्स सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 0 के बराबर है ना। डेल एक्स सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 0 के बराबर। तो ये कंक्लूजन क्यों निकला? ये कंक्लूजन इसलिए निकला कि सेंटर ऑफ मास तो बीच में होगा। पहली चीज, जब ये दोनों एक दूसरे की ओर मूवमेंट कर रहे होंगे तो इन पे एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और अगर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो आप बोल सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास आगे नहीं बढ़ेगा। अब देखते हैं क्या वाई डायरेक्शन में ऐसा होगा। तो देखते हैं वाई डायरेक्शन के लिए, देखते हैं जैसे हमने लिखा है समीशन एफ एक्स, अब लिखेंगे समीशन एफ एक्सटर्नल इन वाई डायरेक्शन। क्या वाई डायरेक्शन में 0 होगा? तो आप देखेंगे, तो हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स। तो ये जो बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगा भी रहे होंगे तो उसको इंटरनल फोर्स बोलेंगे। इंटरनल फोर्स हमेशा ही हम 0 मानते हैं। क्या मानते हैं हम मानते हैं कि सिस्टम के अंदर में जो बॉडी वर्क कर रहे होते हैं उनके द्वारा एक दूसरे पे लगाए गए बल, मतलब इंटरनल फोर्स की वैल्यू 0 होती है।
वो फोर्स लगा भी रहे होंगे एक दूसरे पे, फिर भी उसको अगर सम करें तो 0 के बराबर होगा। मतलब अगर मैं ये बोलूँ आपसे, इसको मैं कुछ देर बाद डिस्कस करता हूँ, जो मैं इंटरनल फोर्स वाला पॉइंट बोल रहा हूँ। अभी हम समझते हैं इस पे कि वाई डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है, तो हम देखेंगे हाँ वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसकी वैल्यू mg के बराबर होती है, वो एक्सटर्नल होगा। क्यों एक्सटर्नल होगा? आपने एक सिस्टम को एक डॉटेड लाइन से बंद कर दिया, केवल इतना सिस्टम है, इसको छोड़ दें तो बाकी सब एक्सटर्नल हो जाएंगे। तो जो अर्थ है, अर्थ इस सिस्टम ऑफ मास पे या अर्थ इस बॉडी पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा जिसकी वैल्यू mg के बराबर होगी। और आपको पता है कि अगर mg के बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स वाई डायरेक्शन लग रहा है, उसकी वैल्यू m1g प्लस m2g के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा इस पे नीचे की ओर, इस पे भी लग रहा होगा नीचे की ओर, तो कुल मिला के एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू वाई डायरेक्शन में 0 के बराबर नहीं है ना। एक्सटर्नल फोर्स वाई डायरेक्शन में 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वाई डायरेक्शन में, पहले की तरह 0 नहीं है। इसका मतलब अब जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास CM मतलब सेंटर ऑफ मास स्टार्ट शिफ्टिंग इट्स पोजीशन इन वाई डायरेक्शन, है ना। क्या हमें समझा? हमने ये समझा कि जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास, देखो सेंटर ऑफ मास जो हमने बनाया है, या तो ये इधर शिफ्ट हो सकता है एक्स डायरेक्शन में, या तो ये इधर शिफ्ट हो सकता है, या तो ये वाई डायरेक्शन में ऊपर की ओर शिफ्ट हो सकता है, या तो वाई डायरेक्शन नीचे की ओर, या तो दोनों ही डायरेक्शन में इधर इधर कहीं पे भी शिफ्ट हो सकता है। तो हमने देखा कि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब अगर नेट फोर्स 0 एक्स डायरेक्शन में, मतलब सेंटर ऑफ मास ना एक्स डायरेक्शन में इधर जाएगा ना इधर जाएगा, मतलब वहीं जहाँ है वहीं का वहीं रहेगा, तो पोजीशन चेंज नहीं होगी। वाई डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है mg, तो अब ये सेंटर ऑफ मास जहाँ पहले था वहाँ ना रह के ये थोड़ा नीचे आएगा, ये नीचे की ओर शिफ्ट होगा, तो सेंटर ऑफ मास नीचे की ओर शिफ्ट होगा, हम ये बोल सकते हैं, है ना। तो ये आप लिख लेंगे आप लोग। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन एक्स डायरेक्शन में चेंज होगी या नहीं होगी? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन एक्स डायरेक्शन में चेंज नहीं होगी।
एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है आपके पास कि आपके पास एक मास रखा गया है, इसकी वैल्यू मान लो m2 और इसकी वैल्यू मान लो m1, है ना। दो मास के टुकड़े हैं m1 और m2, है ना। दो मास के टुकड़े हैं m1 और m2। अब ये किसी सरफेस पे रखे गए हैं, ये किसी सरफेस पे रखे गए हैं। अब आपको दिख रहा होगा अगर m1 है और m2 अगर ऐसे रखे गए हैं तो m1 का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, m1 का सेंटर ऑफ मास इसके बीच में होगा, मतलब यहाँ कहीं होगा सेंटर ऑफ मास इसका। m2 का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। तो अगर दोनों मिलकर एक नया सिस्टम बना रहे हैं, अगर दोनों मिल के एक नया सिस्टम बना रहे हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में होगा। देखिए m1 का सेंटर ऑफ मास यहाँ बीच में कहीं है, m2 का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं बीच में, लेकिन दोनों मिल के अगर एक सिस्टम बना ले, अगर दोनों मिल के एक सिस्टम बना ले, ये सिस्टम बन गया, अगर दोनों मिल के एक सिस्टम बना ले तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो इनके इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास के पोजीशन से अलग होगा। मतलब इनका इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में इनका कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, है ना। इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास इनका अलग अलग है, लेकिन जब सिस्टम आप मान लेंगे तो सिस्टम को मानने से इनका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो जाती है ना। तो देखते हैं कि चेंज आता है। मान लो इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, मान लीजिए यहाँ पे है, मान लीजिए लेट अस कंसीडर द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एज शोन इन द डायग्राम। लेकिन जब ये मास फिसलने की कोशिश करेगी, स्टार्ट करेगी फिसलना, हम यहाँ लिख सकते हैं, स्टेट क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। इन दिस डायग्राम mass m1 starts moving on inclined plane of m2. So फाइंड आउट द चेंज इन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मान लो m1 m2 की सरफेस फिसलना स्टार्ट करता है, इस डायरेक्शन में फिसलना स्टार्ट करता है, तो मान लो पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, है ना। तो हम लिख सकते हैं बिफोर स्लाइडिंग करने से पहले, बिफोर स्लाइडिंग सेंटर ऑफ मास इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, द पोजीशन of center of mass is यहाँ पे is, इसको नाम देते हैं पॉइंट को ए, इज ए, लोकेशन को नाम देते हैं इज ए क्या है आपका लोकेशन है। लोकेशन कहाँ पे, जहाँ स्लाइड करने से पहले सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ए थी, तो आफ्टर स्लाइडिंग the position of center of mass ये हम निकालना चाहते हैं। तो जब स्लाइड करेगी तो आप देख रहे हैं कि पहले ये मास m1 था, ये m2 है, m2 का सेंटर मास यहाँ था, m1 का यहाँ पे था, तो दोनों का अगर सिस्टम मान लेंगे तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अभी m1 जब फिसलना स्टार्ट करेगा, स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, तो m1 का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज हो रहा है। जब m1 का r1 या m1 का सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहिए, है ना। ये बोल रहा हूँ, अगर m1 का सेंटर ऑफ मास अगर चेंज होगा
मतलब m1 की अगर पोजीशन चेंज होगी तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी चेंज करना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हर एक पार्टिकल के पोजीशन पे डिपेंड करती है, और अगर पोजीशन चेंज करें तो सेंटर ऑफ मास भी चेंज होना चाहिए। तो किस डायरेक्शन में चेंज होगा, तो हम लिखते हैं कि या अगर ये चेंज होना भी होगा तो किस डायरेक्शन में चेंज करेगा। तो क्या इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? हाँ लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? इस पर लग रहा है। अगर ये मूवमेंट कर रहा है इसका मतलब इस डायरेक्शन में इस पर mg sin थीटा वर्क कर रहा होगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि एक फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। एक कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ये m2g इस पे लग रहा होगा, और एक लग रहा होगा m1g इस पे। लेकिन m2g का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों इफेक्ट नहीं आएगा बता रहा हूँ अभी। देखो m2g वैसे लग रहा है, वैसे इस पे भी लग रहा होगा m1g। तो एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? x डायरेक्शन में लग रहा है, देखो हाँ, अगर ये सरफेस है, सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, मतलब सरफेस भी देखो क्या होगा जब ये फिसलना स्टार्ट करेगा, जब ये नीचे की वजह से फिसलना स्टार्ट करेगा तो ये जो m2 है ये राइट साइड में मूव करना स्टार्ट करेगा। अगर आप कॉमन सेंस लगाएं तो पाएंगे कि m1 अपने मास से इस m2 को दबा रहा है। m1 क्या कर रहा है? इसको प्रेस कर रहा है, दबा रहा है। दबाने से जैसे से नीचे की ओर आते जाएगा वैसे से ये m2 आगे की ओर फिसलता जाएगा। तो अगर ये फ्रिक्शन, अगर ये जो सरफेस है, सरफेस पे म्यू लग रहा है, म्यू का मतलब होगा फ्रिक्शन कोफिशिएंट, इसका मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शन कोफिशिएंट, इसका मतलब होगा फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट लग रहा है तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट चाहेगा कि ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट ना हो, है ना। फ्रिक्शन हमेशा ही चाहता है कि मूवमेंट ना हो, तो मूवमेंट ना हो इसके लिए क्या करेगा? वो उसको रोकेगा। रोकेगा कैसे रोकेगा? एक फोर्स लगाएगा जिसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर ये जब नीचे की ओर आएगा तो ये वाला बॉडी सामने की ओर भागना चाहेगा, सामने की ओर भागना चाहेगा। अगर ये सामने की ओर भागना चाहेगा तो रोकने के लिए इसको इस दिशा में आपको एक बल लगाना पड़ेगा। कौन लगाएगा? ये फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में ये लगेगा फ्रिक्शन फोर्स एफ। इसका मतलब होगा फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। देखो आपको दो डायग्राम बनाना है। एक डायग्राम आपको बनाना है क्वेश्चन का जिसमें केवल एक क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन का स्टेटमेंट होगा। सेकंड डायग्राम बनाना है आपको सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में ये सब चीज़ें होंगी, mg लग रहा है, उसका सेंटर ऑफ मास वहाँ पे है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये सब चीज़ें। तो इन एक्स डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। क्यों नॉन जीरो है? ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स एफ। फ्रिक्शन फोर्स सिस्टम पे लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, है ना। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है इसका मतलब हम ये मानेंगे कि सिस्टम पे फोर्स लग रहा है, और सिस्टम पे फोर्स लग रहा है तो हम ये बोलेंगे सेंटर ऑफ मास अब चेंज होगा, है ना। सेंटर ऑफ मास क्या होगा? अब चेंज होगा। चेंज होगा, कितना चेंज होगा? कितना चेंज होगा सेंटर ऑफ मास? उसके लिए हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास चेंज होगा तो सेंटर ऑफ मास अभी यहाँ पे नहीं रहेगा, कहीं और लेफ्ट या राइट कहीं पे भी एक्स दिशा में शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि जो एक्स डायरेक्शन में हमने निकाला है एक्सटर्नल फोर्स तो वो नॉन जीरो है। तो जब भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगे किसी एक डायरेक्शन में और एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू, नेट वैल्यू जीरो के बराबर ना आए, इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी फोर्स के डायरेक्शन में चेंज होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा सेंटर ऑफ मास भी अपनी पोजीशन को उसी डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में आप देख रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स जिधर लग रहा होगा तो उधर ही सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा। तो सेंटर ऑफ मास पहले ए पे था, अब वो धीरे धीरे एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। जैसे जैसे वो ब्लॉक फिसलने की कोशिश करेगी तो इसका सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट होगा, है ना। क्या होगा? शिफ्ट होगा। तो ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस पर। अगर हम और देखें तो आप पाएंगे कि अगर आप और देखें तो लिखें इन एक्स वाई डायरेक्शन, तो आप लिख सकते हैं वाई डायरेक्शन के लिए समीशन एफ एक्सटर्नल इन वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, लेकिन mg तो लग रहा है, मतलब नॉन जीरो। क्यों है? ड्यू टू
जी, एम जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर एक सिस्टम में लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ये ब्लॉक नीचे की ओर मूव कर रहा है। ये ब्लॉक नीचे की ओर क्यों मूव कर रहा है? आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा होगा कि अगर इस पे एम जी नीचे की ओर लग रहा है तो एम जी साइन थीटा इधर लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा इधर लग रहा होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये ब्लॉक मूव कर रहे हैं। मतलब अगर उस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एक नेट फोर्स आ रहा है, मतलब नॉन जीरो है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास वाई डायरेक्शन में भी शिफ्ट होगा। तो हमें अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि क्या बोलेंगे यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास स्टार्ट शिफ्टिंग इट्स अ पोजीशन, इट्स अ पोजीशन इन एक्स एंड वाई बोथ द डायरेक्शन, बोथ द डायरेक्शन। तो जिधर भी फोर्स लगेगा, अगर शॉर्टकट में ये बोलूँ आपको, इसका कंप्लीट स्टोरी का एक आपको एक लाइन में बोलूँ, तो जिधर भी नेट फोर्स लग रहा होगा उधर ही आपका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा। तो सेंटर ऑफ मास अगर अगर नेट फोर्स नीचे लग रहा है, आपको पता कैसे लगेगा कि नेट फोर्स लग रहा है? देखो, एक्सटर्नल फोर्स आपको पता करना होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है। ये दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे उसको बोलेंगे इंटरनल फोर्स। क्या बोलेंगे उसको? इंटरनल फोर्स। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा कि नहीं होगा, ये आप कैसे डिसाइड करोगे? देखो, डिसाइड कैसे करोगे कि एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो नहीं है तो सिस्टम किसी एक डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि इसमें देखो, जो ऑब्जेक्ट है एम वन फिसल रहा है। फिसल रहा है तो क्यों फिसल रहा है? क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा के इफेक्ट की वजह से वो फिसल रहा है, मतलब उस पर किसी एक डायरेक्शन में नॉन जीरो फोर्स लग रहा है ना। तो अगर नेट फोर्स जीरो होता तो कोई फिसलता ही नहीं। अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे दो लोग बाएं तरफ और दाएं तरफ सेम पावर से खींचे, इधर भी खींचे इधर भी खींचे सेम पावर से, तो क्या मैं कहीं जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, मेरी पोजीशन चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर मुझे कोई एक आदमी ज़्यादा ताकत से खींचे तो मेरी पोजीशन चेंज होगी। अभी मैं यहाँ पे था, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरी पोजीशन चेंज हुई। मेरी पोजीशन मतलब मेरे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है ना। तो सेंटर ऑफ मास तभी चेंज होता है जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू नॉन जीरो हो, या फिर हम इसको दूसरे वर्ड से बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास तभी चेंज होता है जब उस पर आपकी बॉडी पे या सिस्टम पे एक एक्सटर्नल फोर्स किसी एक डायरेक्शन में लग रहा हो, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है उसी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी चेंज होती है। तो ये डायग्राम लिख लेंगे। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, लिख लेंगे अब। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ भी हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास किस तरीके से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है ना। तो अब हम अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाए तो हम लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये मान लीजिए वाई एक्सिस, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्टिकल है जिसकी स्पीड है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल है 60 डिग्री, है ना। और कोई एक दूसरा पार्टिकल, इसका मास, एक पार्टिकल है, पार्टिकल का नाम है m1, इसका मास है 3 किलोग्राम। एक दूसरा पार्टिकल है यहाँ पे m2, इसका मास है 2 किलोग्राम। हम रैंडमली ले रहे हैं और ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। स्पीड कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। एक दूसरा पार्टिकल है, तीसरा पार्टिकल है m3 का मास कितना है? 1 किलोग्राम। क्या कर रहा है? ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, एंगल बना रहा है 30 डिग्री, है ना। तो आपको पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में कि अगर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 3 पार्टिकल हैं, तीनों पार्टिकल मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सिस्टम। 3 पार्टिकल है, तीनों पार्टिकल मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सिस्टम। तीनों पार्टिकल मिलकर बना रहे हैं सिस्टम, है ना। तो 3 पार्टिकल तीनों मिलकर सिस्टम बना रहे हैं। अब देखो तो क्या होगा, अभी ये पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो अभी यहाँ पे कुछ देर बाद यहाँ पे होगा, कुछ देर बाद यहाँ पे होगा। ये पार्टिकल अभी यहाँ पे, कुछ देर बाद यहाँ होगा, कुछ देर बाद यहाँ होगा। ये पार्टिकल यहाँ पे, कुछ देर बाद यहाँ होगा, कुछ देर बाद यहाँ होगा। इसका मतलब अगर आप सोचें तो हर एक पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है, हर एक पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है। और अगर पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास भी चेंज हो रहा होगा, सेंटर ऑफ मास सिस्टम का चेंज हो रहा होगा। अगर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज हो रहा है तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे कैसे चेंज होगा? जब भी मूव करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तभी तो उसकी पोजीशन चेंज होगी। इसका मतलब अगर आपको पूछा जाए कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर निकालेंगे। हमें पढ़ा है वी सेंटर ऑफ मास निकालने का फार्मूला m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस सोन अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना होगा यहाँ पे? m1 प्लस m2 प्लस m3। इसको जोड़ दें तो कितना आएगा? m1 प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3, 3 2 5 और 1 6, 3 प्लस 2 प्लस 1 6, है ना। इतना आएगा हमारे पास। अगर m1 की वैल्यू देखूँ, m1 की वैल्यू कितनी है? 3। m1 की वैल्यू 3 है, लेकिन इसको वेक्टर v1 क्या है? वेक्टर v1 का मतलब होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी वेक्टर के टर्म्स में आपको पता है। अगर वेक्टर टर्म्स में तो आपको वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा। वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा क्वांटिटी जिससे आप आई जे के फॉर्म में लिख सके, उसको वेक्टर बोलेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 10। लेकिन क्या ये आई जे के फॉर्म में है? नहीं है। नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? अगर ये 10 है, अगर 60 है, तो 10 को हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक पार्ट होगा 10 cos 60, क्योंकि इसका डायरेक्शन आई के डायरेक्शन में आई कैप। एक होगा 10 sin 60, डायरेक्शन जे कैप का है, जे कैप, राइट। तो क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया 10 cos 60। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? cos 60 का वैल्यू होता है आपका 10 cos 60 का वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है आपका बराबर, cos 60 का वैल्यू 1/2, मतलब आएगा 5 आई कैप। सिमिलरली कितना होगा sin 60 का वैल्यू? √3/2, मतलब 5√3 जे कैप, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप। ये हो गया m1 v1। अब लिखेंगे m2 v2। m2 का मास कितना है? m2 का मास है 2,
अभी लिखा 2, इसका वेलोसिटी क्या है 3, डायरेक्शन क्या है एक्स डायरेक्शन, इसको लिखो डायरेक्शन लिखो 3 आई कैप। आई कैप क्यों, क्योंकि उसका डायरेक्शन है आई कैप के डायरेक्शन में। फिर लिखेंगे M3, M3 का मास कितना है 1, आपने लिखा 1, इसका V क्या आएगा 2, अगर ये 2 है क्या होगा 2 cos 30, ये क्या होगा ये होगा 2 साइन 30, तो 2 साइन 30 का मतलब कितना होता है 1, तो यह डायरेक्शन क्या होगा नीचे की ओर मतलब -j, ये क्या है 2 cos 30 मतलब 2√3/2 मतलब √3, डायरेक्शन क्या है माइनस आई कैप, इसको बोलेंगे माइनस आई कैप, तो हम इसको लिख सकते हैं -√3 आई कैप प्लस माइनस जे, जे क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 1 और नीचे की ओर है तो आप उसको बोलेंगे -j कैप। तो इतना वैल्यू आएगा, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3 × 5 15 आई कैप प्लस 15√3 जे कैप प्लस 2 × 3 6 आई कैप, फिर प्लस 1 गुणा करेंगे कितना आएगा -√3 आई कैप माइनस जे कैप अपॉन 3 2 5 और 1 6, इसको पूरे को जोड़ेंगे तो आपका भी सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, कितना आएगा 15 आई, आई के साथ जुड़ेगा तो 15 और 6 19 आई कैप 15√3 और -√3 जुड़ेगा तो कितना होगा घटेगा आंसर आएगा 14√3 जे कैप, के कैप तो है ही नहीं तो आप नहीं लिखेंगे उसको। अच्छा एक और टर्म आ रहा है 15 और 6, 15 और 6 कितना हो गया 15 और 6 21 हो गया, 15 और 6 21 हो गया, 21 में √3 घटाएंगे तो 21 में √3 घटाएंगे तो कुछ ऐसा है, देखिए क्या होगा आई के 15 है यहाँ पे 6, 15 और 6 आपका 19, 15 और 6 कितना होगा 21, 21 में √3 घटाएंगे कितना आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा 21 माइनस √3 आई कैप, तो ये आपका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आएगी। 21 में से √3 घटा देंगे तो लगभग कितना आएगा, √3 की वैल्यू होती है 1.732, अगर हम घटाएं लगभग आएगा 19.732, 732 मतलब कितना हो जाएगा 2 2 3 8 ऐसा कुछ आएगा आई कैप प्लस 14√3 जे कैप। तो हमको केवल ये नंबर हमको नहीं पढ़ना है, हमको सीखना क्या है, हमको सीखना है सेंटर ऑफ मास, मतलब जब सभी पार्टिकल मूव कर रहे होंगे तो वी सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा वी सेंटर ऑफ मास, है ना। तो इतना आप लिख लीजिए, ये मेथड हुआ सेंटर ऑफ मास निकालने का, वी सेंटर ऑफ मास। तो धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि आपको सेंटर ऑफ मास समझ में आ रहा होगा, और हम इसी तरीके से क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे।
अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर से। क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्वेश्चन है कि अभी भी एक प्लेटफॉर्म है, ये मान लीजिए एक्सिस बनाते हैं इसको, एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। इस एक्सिस पे एक इंसान रखा है, इंसान खड़ा है, इसका इसका नाम है, मान लीजिए इसका नाम है ए, और इस प्लेटफॉर्म का प्लेटफॉर्म का पॉइंट पी है, यहाँ पे क्यू है, इसकी लंबाई है 10 मीटर के बराबर। इस प्लेटफॉर्म का वेट है, 10 किलोग्राम, और इस ए का वेट है 40 किलोग्राम, है ना, ए का वेट है 40 किलोग्राम, और ये एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे रखे गए। हमने अलग नाम दे दिया है, वाई एक्स दे दिया, इसको आप एक्स वाई कर लेंगे, है ना, इसको एक्स कर लेंगे, इसको वाई कर लेंगे, इसको एक्स कर लेंगे, इसको वाई कर लेंगे, है ना। तो क्या ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये स्टार्ट कर रहा है चलना इस प्लेटफॉर्म के इस साइड में, राइट साइड में, और ये जो प्लेटफॉर्म रखी गई है ग्राउंड पे, प्लेटफॉर्म कहाँ पे, ग्राउंड पे, और ग्राउंड और इसके बीच में जो म्यू है, म्यू की वैल्यू 0, म्यू का वैल्यू 0 होने का मतलब ये है कि जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन लेस का मतलब होता है घर्षणहीन। फ्रिक्शन लेस का मतलब क्या होता है, घर्षणहीन, घर्षणहीन मतलब कि कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, है ना, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, मतलब कि फ्रिक्शन की वैल्यू 0, है ना। तो हमने जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, क्योंकि फ्रिक्शन लगा था, तो यहाँ पे फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं, क्योंकि सरफेस, अगर आप सरफेस को एकदम चिकना बना दें, सरफेस को अगर आप एकदम चिकना बना दें, तो सरफेस चिकनी होने की वजह से कोई फ्रिक्शन लगा नहीं पाती, और फ्रिक्शन अगर नहीं लगेगा तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा, है ना। मतलब जब ये ए स्टार्ट करेगा पी से क्यू की ओर चलना, ए स्टार्ट करेगा पी से क्यू की ओर चलना, तो आपको दिखाई देगा कि जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पी क्यू, ये भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में फिसलना स्टार्ट करेगा। क्यों फिसलेगा, क्योंकि ये एक ऐसे सरफेस पे प्लेटफॉर्म रखा गया है जो कि फ्रिक्शन लेस है, मतलब एक चिकना सतह, फ्रिक्शन लेस को आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको बोलते हैं चिकना सतह। समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, चिकना सतह। चिकना सतह पे जब ये ऐसे मूव करेगा तो ये फिसलेगा। इसका मतलब हम क्वेश्चन की फॉर्म इसको लिख सकते हैं, व्हेन ए स्टार्ट्स मूविंग on platform from position P to Q, then find out the displacement of platform, when A reaches at position Q, मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ए पी से मूव करता हुआ क्यू पे पहुंच जाएगा तो ये जो प्लेटफॉर्म है कितना आगे जा चुका होगा, तो है ना। इसके लिए हम एक और डायग्राम बनाएंगे सॉल्यूशन के लिए। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन में अगर हम एक और डायग्राम बनाएं, एक और डायग्राम में हम क्या करेंगे, हम इसको ये मानेंगे कि ए पी से चलता हुआ क्यू पे पहुंच गया है, और साथ में ये जो प्लेटफॉर्म है ये फिसलता हुआ आगे जा चुका है। जब ये आप इमेजिन करेंगे कि इसका पास, इसकी वेट है 40, इसका वेट है 10 किलोग्राम, जब ये तेजी से इसको प्रेस करेगा तो ये आगे की ओर ये फिसलेगा, आगे की ओर फिसलेगा तो ये आगे की ओर जाएगा, आगे की ओर जाएगा, तो हम ये मानेंगे कि लगभग ये यहाँ कहीं पहुँच चुका होगा। मान लीजिए ये यहाँ कहीं पहुँच गया, ये क्या है, प्लेटफॉर्म, अभी भी सेम प्लेटफॉर्म है, अभी भी इसकी लंबाई कितनी है 10, चेंज कुछ नहीं हुआ है, अभी भी ये सामने वाला जो इंसान है ए, अभी पहुँच चुका है क्यू पे, इस पॉइंट का नाम है क्यू, इस पॉइंट का नाम है पी, है ना। अभी यहाँ भी पहुँच चुका है ये प्लेटफॉर्म, अगर यहाँ भी पहुँच चुका है
तो हमको ये निकालना है कि ये बताना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये कितना, ये जो प्लेटफॉर्म है डिस्प्लेस्ड हुआ है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम लगाएंगे सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर इसकी पोजीशन को मैं बोलूँ तो ये कहाँ पे है, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में कट पॉइंट पे है, तो हम बोलेंगे वो ओरिजिन पे है, मतलब उसकी पोजीशन क्या होगी 0,0। सिमिलरली अगर एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 10 मीटर है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसका सेंटर ऑफ मास उसके बीच में होगा। उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ बीच में होगा। इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास होगा इसके बीच में। इसका डिस्टेंस कितना होगा 5 मीटर, मतलब इसके सेंटर ऑफ, ये सेंटर ऑफ मास सीएम का डिस्टेंस कितना होगा 5 मीटर, 5 मीटर। तो इसका सेंटर ऑफ मास जहाँ पे ये है वहीं पे होगा। इसका सेंटर ऑफ मास, इस प्लेटफॉर्म का सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, मतलब 5 मीटर पे। लेकिन जब ये मूव करेगा तो आप देखेंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास, देखिए अब तो ये कहाँ आ चुका है, ये जो ए है, ये ए अब आ चुका है क्यू पे, मतलब अब इसकी पोजीशन कहाँ चेंज हो गई है, ये इसको मान लो एक्स, कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है प्लेटफॉर्म एक्स, हमने माना एक्स, क्वेश्चन मार्क है, एक्स क्या है क्वेश्चन मार्क। तो अगर एक्स डिस्प्लेस्ड हुआ है तो अब ए की नई पोजीशन क्या हो गई एक्स प्लस 10, तो इसकी नई पोजीशन क्या हो गई, इसकी नई पोजीशन हो गई 10 प्लस एक्स। और प्लेटफॉर्म के सेंटर ऑफ मास का, ये जो इसका जो सेंटर ऑफ मास था सीएम, इसका नया पोजीशन क्या हो गया। वैसे तो पोजीशन इसकी चेंज नहीं हुई है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट चेंज हुआ है, इसका लोकेशन चेंज हुआ है। अभी भी प्लेटफॉर्म का सेंटर ऑफ मास उसके बीच में है, सेंटर ऑफ मास कहाँ है बीच में, देखिए बीच में। लेकिन अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये फिसल कर आगे आ चुका है, तो प्लेटफॉर्म की जो पोजीशन है या फिर लोकेशन है वो बढ़ गई है। मतलब पहले एक्स, पहले क्या था 5 मीटर यहाँ से, अब यहाँ से एक्स और फिसल चुका है, मतलब इसकी पोजीशन कितनी हो चुकी है अब एक्स प्लस 5, राइट। अब देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे हम इस क्वेश्चन बनाते हैं, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम देखेंगे फॉर दिस सिस्टम एक्स, देखो हम बात कर रहे हैं हमारा जो सिस्टम है एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर हमारा सिस्टम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फिजिक्स में हम जिस डायरेक्शन में हमारा काम हो हम उसी डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, है ना, दूसरी डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते हैं। तो अगर हम एक्स डायरेक्शन में हमारा काम हो रहा है तो हम केवल एक्स डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। और एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। आप देखेंगे ये दोनों ही सिस्टम, ये दोनों ही बॉडी एक दूसरे पे भले से फोर्स लगा रहे होंगे जो कि इंटरनल फोर्स की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। इन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो कि वाई डायरेक्शन में लगेगा, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सरफेस के पास फ्रिक्शन है ही नहीं। आपने सरफेस को कैसा बनाया है, आपने सरफेस को बनाया है एक चिकना सतह, चिकना मतलब एक फ्रिक्शन लेस सरफेस। अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो क्या वो फ्रिक्शन देगा, नहीं देगा। क्या फ्रिक्शन लगाएगा, नहीं लगाएगा। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन विल बी जीरो। सो हम इसको लिख लेते हैं, एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स में एक्स डायरेक्शन में जीरो है, इसका मतलब क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। इसका मतलब डेल एक्स, एक्स सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन इन एक्स डायरेक्शन नो चेंज। नो चेंज का मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी, मतलब अभी भी सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर पे है, और अभी भी सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर पे है। अभी भी सेंटर ऑफ मास इसके बीच में, अभी भी बीच में, मतलब पोजीशन चेंज नहीं होगी, भले से उसका लोकेशन चेंज हो चुका है ना। तो हम लिखेंगे एक्स सेंटर ऑफ मास इनिशियल इक्वल टू एक्स सेंटर ऑफ मास फाइनल। तो हमको पता है एक्स का फार्मूला क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2, हमने पढ़ा था इसको, m1 प्लस m2। सिमिलरली ये भी होगा m1 x1 डैश प्लस m2 x2 डैश अपॉन m1 प्लस m2। अब x2 डैश क्यों लिखा है, क्योंकि अभी लोकेशन चेंज हो चुका है। तो हम अगर वैल्यू लिखें m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है 40, उसका से x1, इसका पोजीशन कहाँ है, इसका पोजीशन है 0 पे, तो मैंने कहा 0 प्लस m2 का मास कितना है 10। अब इसका पोजीशन कहाँ है, देखो ये जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की पोजीशन ओरिजिन से स्टार्ट होती है, खत्म होती है 10 सेंटीमीटर आगे तक या 10 मीटर आगे तक। लेकिन आपको अगर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन लिखना है तो सेंटर ऑफ मास इसके बीच में होगा, और सेंटर ऑफ मास अगर इसके बीच में होगा तो आप उसके x2 की वैल्यू को सेंटर ऑफ मास के x2 से आप रिप्लेस करेंगे। मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है 5 पे, तो x2 की वैल्यू होगी 5, मतलब 5, है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत लंबा प्लेटफॉर्म है, तो उसके जो पार्टिकल हैं डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो अगर आपको उसकी एक पोजीशन को लिखनी है तो आप उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को लिखेंगे, और सेंटर ऑफ मास उसका बीच में होगा, बीच में होगा मतलब 5 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मतलब 40 प्लस 10। सेम यहाँ लिखेंगे m1 प्लस m2 40 प्लस 10, मास तो चेंज हुआ नहीं है, m1 की वैल्यू 40, x1 डैश। अब बताओ, पहले x1 था 0, पहले x1 क्या था इसका x1 था 0, यहाँ पे पहले यहाँ पे था 0 पे था, अब कहाँ आ चुका है, अब आ चुका है q पे, मतलब यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस x और इसकी लंबाई कितनी है 10, x प्लस 10, ये आ गया 10 प्लस x प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 10, m2 की वैल्यू कितनी है 10, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना है x प्लस 5, ये आ गया x प्लस 5 है ना, इतना आ जाएगा x प्लस 5 है। इसको लिख लेंगे, इसको थोड़ा क्लियरली, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, इसको यहाँ लिखेंगे बड़ा, कैसे लिखेंगे बड़ा इसको, ये तो ऐसे है, इक्वल टू लिखेंगे इसको 40 इंटू एक्स प्लस 10 प्लस m2 की वैल्यू 10 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन 40 प्लस 10 50, 40 प्लस 10 50। तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें हम तो आप पाएंगे 40 इंटू 0 0, 10 इंटू 5 50, 50 अपॉन 40 प्लस 10 50, आंसर कितना आ गया 1, कितना आंसर आया 1। और एक साइड कितना है, एक साइड है आपका 40x प्लस 400 प्लस 10x प्लस 50 अपॉन 50। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करें इसको तो आगे बनेगा 50 इक्वल टू 40x और 10x 50x प्लस 400 प्लस 50 450। तो 450 में अगर 50 घटेगा कितना आएगा, 450 में 50 घटेगा, आंसर आएगा आपका -400 इक्वल टू 50 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 10 घटा 10 घटा, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आंसर आएगी -8 मीटर। हमारा x का वैल्यू कितना आया, हमारा x का वैल्यू निकल के आ रहा है -8 अब मीटर। अब ये माइनस क्या बताता है, ये माइनस क्या बताता है, माइनस एक्स क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। जब आप देखिए होता क्या है कि जब आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है पॉजिटिव, लेकिन जब आप इधर जाते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है नेगेटिव। मतलब आपने स्टार्ट किया चलना इस डायरेक्शन में, आपने इस डायरेक्शन को माना पॉजिटिव, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है कुछ देर तक ये आगे गया होगा, आगे जाने के बाद जैसे ही ये आगे की ओर मूव किया होगा ये पीछे की ओर मूव करना स्टार्ट किया होगा। देखिए क्या होगा, जैसे ही बीच पोजीशन से ये आगे की ओर मूव करेगा, अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये पीछे की ओर फिसलेगा, पीछे की ओर। अभी तो ये कॉर्नर पे है, कॉर्नर से चलना स्टार्ट करेगा तो प्लेटफॉर्म आगे की ओर मूव करेगा, बीच में पहुंचेगा तो रुक जाएगा, और आगे चलेगा तो पीछे की ओर मूव करेगा। मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट वो लेफ्ट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से इधर। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है -8, ये आपका आंसर होगा। सो इतना समझ में आया होगा आपको, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं पेंट करेंगे।